हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 जो कि एलपीजी है और चैप्टर नंबर 4 जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, इन दोनों चैप्टर का अच्छे से डिटेल में विद ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डाटा के साथ रिवीजन करेंगे। फिर शाम को 7 बजे इन दोनों चैप्टर के पीवाईक्यू, रात को 9 बजे इन दोनों चैप्टर के एमसीक्यू, और आज हमारा आधा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिलेबस यहाँ पे एंड हो जाएगा। कल 16 तारीख है, एट एनी कॉस्ट कल रात तक हम लोगों को यार आईडी पूरा खत्म करना है। फिर एक बार रिवीजन होगा 17 को और 18 को, फिर 19 को कंप्लीट रिवीजन विद ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज आप इनको जरूर बना लेना। बाकी कल मैं कोशिश करूंगा एसपीसीसी ऐप पे मॉक टेस्ट ले आऊं ताकि आप राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सको और पूरा का पूरा पेपर उसके अंदर से कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 से, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या इसको बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 से पहले हमारी हालत यानी कि इंडिया की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर, और इन दोनों ने मिलकर 1991 में रिफॉर्म्स लेके आए। क्या लेके आए? रिफॉर्म्स। पुरानी जो सोच थी 1950 टू 1990, सरकार सारी चीजें अपने हाथ में रख रही थी, लाइसेंस पॉलिसी बना रही थी, लाइसेंस राज चल रहा था। 1991 में वो सारी चीजें खत्म कर दी और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लेके आए। Economic reform started India on 24th of July 1991 by class Prime Minister P.V. Narasimha Rao and Dr. Manmohan Singh, Finance Minister. इसके अंदर 3 कंपोनेंट थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब रीजन फॉर रिफॉर्म्स लेके क्यों आया गया? रिफॉर्म्स लाने की मेन वजह थी राइज इन प्राइसेस। हमारी कंट्री में 36% तक महंगाई जो है वो मतलब कि 17-18% से जो महंगाई है ना वो बढ़ गई थी। जितना ज्यादा प्राइस बढ़ गया था जिसकी वजह से हर चीजें, हर सामान जो है वो महंगा बिकने लगा था। राइज इन फिस्कल डेफिसिट, हमारे ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा था, जिस हिसाब से हमारी टोटल एक्सपेंडिचर का 36% जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे थे। पब्लिक सेक्टर ने लगभग 50 साल तक जो है अपने हाथ में रखा। 1947 के बाद से 1990 तक लगभग क्लास 40 to 50 ईयर सरकार ने अपने हाथ में रखी चीजों को, लेकिन फिर भी पब्लिक सेक्टर कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो एडुकेट नहीं था। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा माइनस में था, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स थे कम थे, इंपोर्ट ज्यादा, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज का भंडार हमारे पास खत्म हो गया था। हफ्ते भर का फॉरेन एक्सचेंज का लाइबिलिटी पेमेंट करने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था, जिसकी वजह से हमको गोल्ड तक बेचना पड़ गया था। इन हालातों की वजह से हम रिफॉर्म्स लेके आए और रिफॉर्म्स आने के बाद ये हालात काफी हद तक सुधर गए। ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड ऑफ मेजर्स। अब ये भी पेपर में 1 मार्कर में आ सकता है, तो अच्छे से पढ़ के जाना, बिल्कुल स्किप मत करना। 2 तरह के मेजर्स हैं, एक है स्टेबलाइजेशन, दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। जो रिफॉर्म्स आए थे उसमें 2 तरह के मेजर्स हैं, स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। स्टेबलाइजेशन मेजर क्या होता है? These are the short-term measures which help to correct the weaknesses of the balance of payment. देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट वीक था तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स के थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट के वीकनेसेस को ठीक करते हैं बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय राइजिंग द प्राइस अंडर कंट्रोल। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पहली चीज, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को, वीकनेसेस को खत्म करना, इसको क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजेशन मेजर। 2 चीज ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट और इन्फ्लेशन। अगला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, दीज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म मेजर। ध्यान रखना ये क्या है? लॉन्ग टर्म है। तो स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म, स्टेबलाइजेशन क्या है? शॉर्ट टर्म, व्हिच हेल्प्स टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी and increasing international competitiveness by removing rigidities in various segment of Indian economy। तो जितने भी rigidity थी, जितने भी unnecessary license थे, कंट्रोल थे, वो सारे के सारे हटाना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है और वो लॉन्ग टर्म है। और ये जो है आपका स्टेबलाइजेशन वो क्या है? शॉर्ट टर्म। वहां पे बीओपी के वीकनेसेस को ठीक किया जाता है। तो ये 2 बातें ध्यान रखना, आपको ऑप्शन में आ सकता है कि ये कौन सा मेजर स्ट्रक्चरल है या फिर आपका स्टेबलाइजेशन है। अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, दीज 3 कंपोनेंट्स आर मेन कंपोनेंट इन इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला लिबरलाइजेशन, मतलब जो लाइसेंस,
जो रेस्ट्रिक्शंस, जो रोक टोक पहले कंपनियों पे लगाए जा रहे थे, उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को एंड कर दिया गया। इट मींस एंड ऑफ लाइसेंस ईरा रेस्ट्रिक्शंस प्रीवियसली इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। लिबरलाइजेशन इन इंडियन इंडस्ट्री टेक प्लेस इन द फॉलोइंग। जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनमें लिबरलाइजेशन का फायदा क्या हुआ? अब आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको चलाने के लिए आपको सरकार से परमिशन, लाइसेंस लेनी पड़ेगी, अदरवाइज लाइसेंस की जरूरत नहीं है। कोई रोक टोक नहीं, अपने बिजनेस को जितना एक्सपैंड करना हो करो, स्केल बढ़ाना हो बढ़ाओ, प्राइसिंग फिक्स करने पे भी कोई फ्रीडम है, आप अपने हिसाब से प्राइस फिक्स कर सकते हो। टैक्स रेट को कम करना और अननेसेसरी कंट्रोल जो है सरकार ने जो लगा रखी थी कंपनियों पर, वो हटाना और सिंपल प्रोसेस रखना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो लिबरलाइजेशन हुआ उसका इंपैक्ट इंडस्ट्रीज पे क्या पड़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे उसका इंपैक्ट क्या पड़ा? तो लाइसेंसिंग सिस्टम हट गया, आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। रोल जो है पब्लिक सेक्टर का वो कम हो गया। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए पहले प्रोडक्ट रिजर्व कर रखा था, नैपकिन्स हो गया, टॉय हो गया, छोटे मोटे चॉकलेट्स हो गई, वो कंपनियों ने रिजर्व कर रखा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कि इसको तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएंगी और कोई नहीं बना सकता बड़ी कंपनीज को। लेकिन अब उन प्रोडक्ट को डी रिजर्व कर दिया, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने में फ्रीडम दे दी, और जो एमआरटीपी था उसको हटा के कंपटीशन एक्ट लेके आए 2002 का। ठीक है, एक एमआरटीपी एक्ट था 1969 का, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसके अकॉर्डिंग जो कंपनी क्लास बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, 100 ऑफ करोड़ की जो कंपनियां हैं, उनको सरकार से हर चीज के लिए परमिशन लेनी है यार, वो सारी चीज हटा दी और उसे बदल के, एक्ट को बदल के क्या कर दिया, कॉम्पिटिशन एक्ट। तो देखो ये रहा एबोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। शुरू में इन्होंने बोला 18 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और बाद में इनको घटाकर सिर्फ और सिर्फ 5 कर दिया गया। लिक्वर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सक्लूसिव और डेंजरस केमिकल। एक बार इनके फटाफट कमेंट्स में नाम लिखो, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके नाम को लिखने को बोल रहा हूं। एग्जामिनेशन में 1 मार्कर में एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। दीज आर लिक्वर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल एक्सक्लूसिव। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये 5 के 5, लिक्वर, सिगरेट, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एक्सक्लूसिव और डेंजरस केमिकल, इनके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है। अच्छा, अगला है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहले सरकार कहती 17 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं शेड्यूल ए के अंदर, इंडियन क्लास जो आईपीआर एक्ट था ना, पॉलिसी रेजोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट 1956, उसका शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी, घटा के सिर्फ 3 कर दिया, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। इन तीनों चीजों पे सरकार काम करेगी, प्राइवेट काम नहीं करेगी, लेकिन धीरे धीरे ये भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बता दिया मैंने, इंपोर्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ कैपिटल गुड्स। और जो एमआरटीपी एक्ट था, 100 करोड़ से ऊपर की जो कंपनियां हैं उनको बहुत सारी परमिशन, अप्रूवल लेने पड़ते थे, वो हटा दिया, और अब नया एक्ट कौन सा बना दिया, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अच्छा, लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पे क्या पड़ा? इंडस्ट्रीज पे तो समझ गए आप, अब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से क्या पड़ा? रोल चेंज हो गया आरबीआई। आरबीआई पहले रेगुलेटर था, सिर्फ नजर रखता था कमर्शियल बैंकों के ऊपर, लेकिन अब आरबीआई फैसिलिटेटर बन गया है। फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, कि अब वो हेल्प करता है कमर्शियल बैंकों की ग्रो करने में। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तादाद बढ़ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है बैंकों में वो भी इंक्रीज हो गई। दीज 3 आर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अगला है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर 2 रिफॉर्म्स था। एक तो डीवैल्यूएशन कर दिया करेंसी का 18 to 19%। जैसी हमारी करेंसी डीवैल्यू हो गई, आपने फॉरेन एक्सचेंज रेट में पढ़ रखा है, करेंसी के डीवैल्यू होने से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ रही है, इसका मतलब सेल्स बढ़ाने के लिए ज्यादा लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, और सेल्स बढ़ेगी तो फॉरेन करेंसी का रिजर्व भी हमारे पास इकट्ठा होगा। और मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट को मार्केट के ऊपर डिटरमाइन कर दिया, मार्केट में होने वाले डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स पे एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाएगा। टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर इन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का रिफॉर्म किया, रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, कम किया डायरेक्ट टैक्सेस को, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी सुधार लेके आए और टैक्स प्रोसेस को भी सिंपल बनाया। लेकिन इतना सब कुछ टैक्स को सिंपल बनाने के बाद भी लोगों ने ईमानदारी से टैक्स नहीं भरा, क्योंकि इंडिया बहुत गरीबी की हालत से 190 साल की गुलामी से जस्ट जूझा था, तो इतना उनके पास पैसा नहीं था कि वो टैक्सेस को टाइमली पे कर सके। इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा बेटा इस टॉपिक से, कि लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट अलग अलग सेक्टर पे क्या पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। तो इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी।
तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो थे वो सारे के सारे हटा दिए, एक्सपोर्ट ड्यूटीज हटा दी, इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दिया, एक्सपोर्ट तो फ्री कर दिया। अगर आप 100 का सामान बाहर एक्सपोर्ट करोगे ना, सरकार आपसे 1 रुपया टैक्स नहीं लेगी, एक्सपोर्ट फ्री हो गया। इंपोर्ट के टैक्सेस को कम कर दिया और इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम इजी कर दिया। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपको सरकार से इजीली लाइसेंस मिल जाएगा। तो यही सारी बातें हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में। कुल मिला के जो रोक टोक सरकार ने पहले लगा रखे थे ना, उन सारे रोक टोक को सरकार ने अब जो है वो हटा दिया। Second is privatization. Privatization means giving greater role to the private sector. सरकार सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों को बेच दे रही है। This is called privatization. Privatization दो तरीके से किया जा सकता है। पहला, ओनरशिप और प्रॉपर्टी सभी कुछ ट्रांसफर कर दिया, इस कंपनी को पूरा उठा के इसको बेच दिया। This is called privatization. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सरकार इस कंपनी का 10% हिस्सा इसको बेच दे, 20% हिस्सा इसको बेच दे। जैसे इंडियन रेलवे का एक पार्ट उसने जो है वो अडानी को या किसी और कंपनी को एग्जाम्पल के तौर पे बेच दिया। दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। इसको पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आपने बजट में भी ये चीज पढ़ी होगी, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि इवन जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था सुबह, तो उसमें एक क्वेश्चन इस चैप्टर का आ गया था कि जो सरकारी कंपनीज है ना, उनके एफिशिएंसी को, उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए सरकार ना उनको टैग देती है मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न का। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया, द कंपनी इन विच द शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी कंपनी पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 51% या उससे ज्यादा है, उसको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं। और इसकी 3 कैटेगरी इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सरकार ने बना रखा है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो महारत्न में 11 कंपनीज है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईओसीएल, सेल, भेल, गेल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, ये सारी की सारी कंपनी, एचपीसीएल, एनटीपीसी, सीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये चीजें आती है महारत्न। और नवरत्न के अंदर आता है क्लास 13 कंपनीज, नाम आपको याद नहीं करना है। मिनी रत्न के अंदर आते हैं 73 कंपनीज। तो इन 3 अलग अलग कैटेगरी में कंपनीज को बांट दिया गया ताकि उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सके। अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़कर चलना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। मतलब हम पूरा ग्लोब एक है, तुम्हारे पास कोई सामान है हमें दो, हमारे पास कोई सामान है तुम्हें देंगे, किसी तरीके का ट्रेड बैरियर नहीं लगाएंगे। अमेरिका ने वैक्सीन बना दी, इंडिया को शेयर करेगा, इंडिया ने अगर कोई चीज ऐसी बनाई है जो उनके काम का है तो हम उनको शेयर करेंगे फ्रीली। तो पूरा वर्ल्ड एक ही है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। पॉलिसीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनाई? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट बढ़ा दी, फॉरेनर अब यहां पे आके किसी किसी सेक्टर में 100% तक का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पॉलिसी बनाई लॉन्ग टर्म की, टैक्सेस कम कर दिए, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। पहले ही लगाए थे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, टैक्स और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, लेकिन अब इनको हटाए जा रहे हैं क्योंकि अब हम कंपटीशन को ओपन करना चाहते हैं, अपने आप को ओपन कर देना चाहते हैं फॉर कंपटीशन। कि अगर तुम्हारे पास कुछ है तुम आओ बिजनेस करो, हम कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे नहीं। हमारे देश के लोग अगर तुमसे सामान खरीदते तो ठीक है, क्यों उनको प्रोटेक्ट करें? प्रोटेक्ट करने का कोई फायदा नहीं, कंपटीशन रहेगा तो कंपटीशन में परफॉर्मेंस अच्छी होगी, सेल्स बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कई कई सेक्टर में 51% तक की इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी और कुछ सेक्टर्स में 100% तक की लिमिट बढ़ा दी। और फेमा एक्ट को लेके आ गए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ट्रेड पॉलिसी लॉन्ग टर्म बनाया, टैक्सेस कम कर दिया और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई एक इंसान अपना सारा काम खुद नहीं कर पाता तो वो किसी और से करवाता है, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। सैमसंग एक कंपनी है, अब वो सामान तो बना सकती है लेकिन कस्टमर की कंप्लेन हैंडल करने के लिए उन्होंने इंडिया को बोल रखा है कि आप जो है एक सेंटर बनाओ और वहां पे कस्टमर की कंप्लेन को हैंडल करो। दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। मैं अपनी पीपीटीज खुद नहीं बना पाता तो मैं किसी प्रोफेशनल को बोलता हूँ भाई आप ये पीपीटी बना दो। थंबनेल में नहीं बना पाता तो मैं किसी और को बोलता हूं बना लो। दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। जैसे आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल फाइल अपने छोटे भाई बहन दोस्तों से बनवाया है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग। उसी तरीके से इंडिया बहुत पॉपुलर है आउटसोर्सिंग के लिए, क्योंकि आउटसोर्सिंग के थ्रू इंडिया काफी इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। जैसे क्लास बीपीओ इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और इंडिया में बहुत सारी आईटी कंपनी जो चल रही है, आईटी कंपनी वो इसी बेसिस पे चल रही है। तो इंडिया एक टॉप डेस्टिनेशन हब बन चुका है आउटसोर्सिंग का। हर कंट्री इंडिया से अपना काम करवाना चाहती है क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ते रेट पे काम करने के लिए तैयार है। पढ़े लिखे लोग भी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 से काम करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए इंडिया में जो है वो आउटसोर्सिंग का इंडिया हब बन गया है। पढ़े लिखे लोग सस्ते रेट पे यहीं पे अवेलेबल है। आउटसोर्सिंग इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विच अ कंपनी हायर अनदर कंपनी और इंडिविजुअल टू परफॉर्म टास्क और हैंडल ऑपरेशन। दिस सर्विस इंक्लूड कॉल सेंटर, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग, कोचिंग, अकाउंटेंसी, फिल्म एडिटिंग एटसेट्रा। आउटसोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से आउटसोर्सिंग बहुत प्रमोट हो गया और इंडिया एक फेवरेबल डेस्टिनेशन बन गया मोस्ट ऑफ द एमएनसीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर जो है वो लो रेट पे
अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, इवन लो रेट पे स्किल्ड वर्कर भी हमारे पास अवेलेबल हैं। कॉल सेंटर्स इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। 1995 में आया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पुराना नाम था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 1948 का था जो कमेंस हुआ था, लेकिन बाद में ये बन गया TET, बन गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी कंट्री एक दूसरे पे किसी तरीके का कोई ट्रेड और टैरिफ, नॉन टैरिफ या ट्रेड बैरियर ना लगाए, इसीलिए WTO आया। WTO के अंदर जितनी भी कंपनियां है ना, वो फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती है, फ्रीली ट्रेड कर सकती है, कोई रोक टोक इसके अंदर नहीं लगेगा। WTO का जो ये लार्जेस्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड का, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और 164 देश प्रेजेंटली इसके मेंबर है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना सब WTO के मेंबर है। तो WTO के अंदर जितने भी नेशंस है ना, उनको WTO के रूल रेगुलेशंस का पालन करना पड़ेगा और किसी भी कंट्री के साथ किसी प्रकार का ट्रेड बैरियर वो नहीं लगाएगा। फंक्शंस क्या है WTO के? सबसे पहला, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को हटाना, रूल रेगुलेशन जितने भी हैं ट्रेड पॉलिसी के लिए उनको लागू करना, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और फ्रेमवर्क बनाना डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। अगर दो कंट्री के बीच में कोई विवाद होता है, जो WTO उस डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। WTO पीरियडिक रिव्यू करता है, हर कंट्री की जो पॉलिसीज हैं उनको रिव्यू करता है, चेक करता है कि कोई कंट्री दुश्मनी की वजह से किसी दूसरी कंट्री पे कोई बैरियर तो नहीं लगा रहा, कोई रोक तो टोक तो। चाइना पाकिस्तान से इतनी लड़ाई होने के बावजूद भी हमारे पास उनके सामान और हमसे उनके सामान जाते हैं, वो WTO की ही देन है। ठीक है। अच्छा, बायलैटरल ट्रेड जहां पे दो देश के बीच में ट्रेड होता है, मल्टीलैटरल ट्रेड जहां पे मोर देन 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है नाफ्ता, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये कई कंट्री के बीच में है, इवन कनाडा भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जबकि ये दो देश के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है उसको बोलते हैं बाईलैटरल ट्रेड। अब जो लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, तो फायदा बहुत हुआ। जैसे इकोनॉमी ग्रो करने लगा, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास आ गया, एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, रोजगार मिलने लगा, फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल हो गया और महंगाई भी कंट्रोल हो गया। लेकिन LPG में सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि इन्होंने एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया, रूरल एरिया को ग्रो करने की बात नहीं करी, टैक्स सिस्टम जो है इनएफेक्टिव था, टैक्स सिस्टम ठीक करने के बाद भी लोगों ने टैक्स नहीं दिया, अनबैलेंस ग्रोथ है क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रो ही नहीं किया, और कंज्यूमरिज्म को बहुत स्प्रेड कर दिया। बेटा ये जो LPG आया ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद से ना बेमतलब के सामान बना के लोग बेचने लगे। हर चीज के अलग अलग सामान, 10 प्रोडक्ट, बस प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है, हर जगह प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है, कई सारे प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। क्रीम की मैं एग्जांपल देता हूं तो नहाने से पहले का अलग, नहाने के बाद का अलग, शैम्पू भी है, कंडीशनर भी है, कैरेटिन भी है, प्रोटीन भी है, पता नहीं क्या क्या चीजें बस बना के बेचते चले जा रहे हैं, बेचते चले जा रहे हैं। प्रोडक्ट को जितना ज्यादा नए नए प्रोडक्ट लेके आते हैं, बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। तो एक कंज्यूमरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, बिना मतलब के प्रोडक्ट जिनकी कोई जरूरत नहीं है वो बना बना के उसको बेच रहे हैं। फिर आया डिमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया कि पुराने 500 और 1000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं है, इसके बदले नए नोट इशू किए जाएंगे। तो आपके पास जितने भी पुराने नोट हैं वो बैंक में जाके नए नोट से बदल लिया जाए। दिस इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। 105 लोगों की डेथ हो जाती है, 15 लाख नौकरियां चली जाती हैं, 500 1000 नोट इकोनॉमी में, अगर पूरे देश में 100 नोट घूम रहे हैं तो 500 1000 के 86 नोट थे। ज्यादातर पैसा ब्लॉक हो गया, लोगों की हजारों की तादाद में लंबी लंबी लाइन लग गई सुबह से लेकर रात तक नोट को एक्सचेंज कराने में। शुरू में 2000 रुपए एक्सचेंज हो रहा था और दुख की बात यह है कि अच्छा डिसीजन नहीं निकला। जो ब्लैक मनी को पकड़ने की कोशिश की गई थी वो पकड़ में आया ही नहीं। 99.3% जो पैसा है वो क्लास देश के अंदर वापस आ गया बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। लाइन में अमीर नहीं लगे, गरीब ही एट द एंड लाइन में लगे। एम क्या था डिमोनेटाइजेशन का? करप्शन को रोकना, इलीगल एक्टिविटी को रोकना, ब्लैक मनी को क्लास बाहर निकालना, टेरर फंडिंग को रोकना, टैक्स की चोरी को रोकना और कैश लाइट इकोनॉमी को प्रमोट करना। लेकिन कैशलेस इकोनॉमी आप तभी प्रमोट कर सकते हो जब देश के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हो और उनके पास क्लास स्मार्टफोन हो। इंपैक्ट क्या हुआ डिमोनेटाइजेशन का? बैंक डिपॉजिट बढ़ गया, कैश ट्रांजैक्शन जो है वो घट गए, डिजिटाइजेशन प्रमोट हुआ, ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू क्लास पेमेंट जाने लगा। लेकिन घाटा एक ये भी हुआ कि फ्रॉड बहुत ज्यादा होने लगा। अब जब ऑनलाइन ऐसे आप पेमेंट करते हो ना तो फ्रॉड बहुत ज्यादा होने लगा। इनकम टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई और टैक्स कलेक्शन चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो उसमें भी बढ़ोतरी हुई। जीएसटी क्लास इन जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको मर्ज कर दिया गया और फाइनली पास हुआ 29 मार्च 2017 को जीएसटी एक्ट, जो कि लगभग 15 से 20 साल से वो पेंडिंग चला हुआ था और 1 जुलाई 2017 को फाइनली जीएसटी आ गया। अब अलग अलग टैक्स नहीं लगते, सेल्स टैक्स, वैट टैक्स, सीएसटी नहीं लगता, एक ही टैक्स लगता है, दिस इज कॉल्ड जीएसटी। और सपना क्या था? वन नेशन
वन टैक्स का। जीएसटी के अलग अलग रेट है, कुछ ऐसे सामान जैसे बुक्स हो गया, एसेंशियल कमोडिटी हो गया, उन पे 0% है। जो मास कंजप्शन होता है उन पे 5% है, रेस्टोरेंट का फूड आइटम पे भी 5% है। स्टैंडर्ड रेट है 12%, जो स्टैंडर्ड ग्रोसरीज वगैरह पे लगता है क्लास, या कुछ जो चीजें जरूरी हैं उनके लिए। डीमेरिट गुड्स पे 28% है ना, ये 12 से 18% लगता है। और डीमेरिट गुड्स जो कि ऑब्वियसली बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, लिक्वर लिक्वर तो नहीं, लिक्वर तो जीएसटी से भी अलग है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत महंगी आती है, लग्जरी को शो करता है, उस पर 28% तक सरकार जीएसटी लेती है। स्ट्रक्चर क्या है क्लास जीएसटी का? अगर आप एक स्टेट के अंदर सामान बेचते हो तो जो भी कलेक्शन होगा वो दो नाम से होगा, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते हो तो क्लास उसमें लगता है सिर्फ आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और यूटी में बेचते हो तो सेंट्रल जीएसटी और यूटी जीएसटी। जैसे स्टेट में सेंट्रल और एसजीएसटी है, यूटी में सेंट्रल और यूटी जीएसटी। एक स्टेट से, पंजाब से आप यूपी बेच रहे हो, यूपी से हरियाणा बेच रहे हो, तो क्या लगता है उसमें? आईजीएसटी। तो ये आप ध्यान रखना। और हाफ हाफ लगता है, अकाउंट्स के अंदर आप डीपली पढ़ते ही हो। फीचर क्या है जीएसटी का? कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारे इंडायरेक्ट टैक्स को मर्ज कर दिया गया एक्सेप्ट कस्टम ड्यूटी। और मल्टी स्टेज टैक्स है, हर स्टेज पे जितनी बार सेल होगा उस पर टैक्स लगेगा। वैल्यू एडेड, जो भी वैल्यू एडिशन होगा सिर्फ उस पर टैक्स लगेगा। आपने नेशनल इनकम के अंदर पढ़ा भी है वैल्यू एडिशन क्या है। अगर 1000 का सामान मैं खरीद के लाया, मैंने 1200 का बेचा, तो मुझे सरकार को 200 पे ही टैक्स देना है बस, ठीक है, वैल्यू एडिशन पे। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां गुड्स का कंजप्शन हो रहा है वहां पर टैक्स लगेगा, ना कि जहां सेल हो रहा है। एडवांटेज क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसीजर, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ट्रांसपेरेंट है, बिजनेस करना आसान है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करता है, और इवन इकोनॉमी भी जीएसटी के बाद से काफी कलेक्शन सरकार का टैक्स का बढ़ा है और जीएसटी से इकोनॉमी ग्रो हुआ है। बहुत सारा डेटा भी इसके अंदर, एक एक करके सारे डेटा को समझते हैं। आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1935। एक्ट कब का है? 1934 का। स्टैब्लिशमेंट ऑफ गैट है ना, जिसमें 23 कंट्री शामिल थे, 1948। अब बन गया है वो जनवरी 1995 डब्ल्यूटीओ में। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया क्लास? यहाँ पे 24 जुलाई 1991। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर नरसिम्हा राव। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जुलाई 1994, अभी 1995, और 100 लगभग 164 कंट्रीज इसके अंदर मेंबर है। अच्छा, नेक्स्ट है क्लास, लॉन्च ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कब आया? सितंबर 2014, मोदी सरकार आने के बाद। डिमोनेटाइजेशन कब हुआ? 8 नवंबर 2016 को। जीएसटी पास कब हुआ? 29 ऑफ मार्च 2017। और इफेक्ट में कब आया? 1 जुलाई 2017। इसको सीए डे भी बोला जाता है, सीए के बच्चे हमेशा डे ध्यान रखते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बेल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी इसको बोलते हैं, वो महारत्न के अंदर आता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महानगर टेलीकॉम यानी एमटीएनएल लिमिटेड, वो सब किसके अंदर आता है? नवरत्न के अंदर। एक आध एग्जांपल लेके पूछ सकता है, जैसे ये पूछ लिया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, आईआरसीटीसी, ध्यान रखना, रेलवे, भारत संचार निगम हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये आता है मिनी रत्न के अंदर, ठीक है। कोविड-19 कब आया? 2020 में। नाम किसने दिया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। कोविड की फुल फॉर्म क्या है? कोरोना वायरस डिजीज। 2019 में पहली बार पाया गया, इसलिए 2019। इन्फ्लेशन कितने तक बढ़ गया था? 17% के अराउंड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया था। इंटरेस्ट लायबिलिटी लगभग 36% था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स लाने से पहले। फिस्कल डेफिसिट 8.4% था जीडीपी का। मेक इन इंडिया जनधन योजना कब आया? 2014 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का आया। कितने इंडस्ट्रीज को क्लास शुरू में रिजर्व किया था? 8, बाद में 3 हो गया। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1 जनवरी 1949। आरबीआई एक्ट 1934 का है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी कि सीपीएसई। एमआरटीपी एक्ट जो था 1969 का, उसको रिप्लेस किसने किया? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ने। नाउ बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर। इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे, हम दो करके खत्म कर रहे हैं। तो आपका टैलेंट, आपका स्किल्स ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लिखा विद इक्वल साइज ऑफ लैंड, जमीन दोनों के पास बराबर है, इसकी पैदावार बहुत कम है, इसका ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर टैलेंट है, स्किल्स है। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। लेकिन इसके पास ट्रैक्टर भी है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल मतलब टेंजिबल असेट, जैसे मेरे पास कैमरा है, ये आपका जो स्मार्ट बोर्ड है, पेन है, माइक है, और मैं इस चीज की हेल्प से तो पढ़ा रहा हूं आपको। अगर अभी कैमरा बंद हो जाएगा मैं पढ़ा थोड़ी पाऊंगा, ये फिर ये बंद होगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको? नहीं पढ़ा पाऊंगा। दीज आर फिजिकल कैपिटल। लेकिन मेरे पास ये सब कुछ है, टैलेंट ही नहीं है, मुझे पढ़ाना ही नहीं आता, तो क्या मैं खड़े होकर पढ़ा सकता हूं आपको? नहीं। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। आपका टैलेंट, आपका स्किल्स, जिससे आप क्लास पैसा कमाते हो। तो फिजिकल कैपिटल को मार्केट में बेचा जा सकता है। आप लोग ये कैमरा और ये बोर्ड आप खरीद सकते हो मार्केट से, लेकिन जो मेरा टैलेंट, मेरी स्किल्स है, वो आपको मार्केट से खरीदने को नहीं मिलेगा। ये इंटेंजिबल है ना, ये माइंड है, ये अंदर दिखेगा नहीं, ये इंटेंजिबल है। ये ऑनर
से सेपरेट किया जा सकता है। मैं कहीं और हूँ, मेरा कंप्यूटर कहीं और ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा दिमाग मेरे साथ चलेगा, वो इनसेपरेबल है। देखो जो फिजिकल कैपिटल है वो मोबाइल है, उसको एक दूसरे के कंट्री में बेचा जा सकता है, भेजा जा सकता है, लेकिन अगर क्लास किसी इंसान को रोक लगा देना सरकार, तो क्लास वो दूसरी कंट्री में नहीं जा सकता, उसका टैलेंट दूसरी कंट्री में नहीं जा सकता। इंपोर्ट्स और क्रिएट प्राइवेट बेनिफिट, देखो फिजिकल कैपिटल ना प्राइवेट बेनिफिट को सपोर्ट करता है, प्राइवेट को फायदा पहुंचाता है, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है ना क्लास, वो प्राइवेट और सोशल बेनिफिट दोनों को फायदा पहुंचाता है। अगर मेरा टैलेंट है वो मुझे भी और समाज को फायदा पहुंचाएगा, राइट। सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैसे बनता है टैलेंट स्किल्स, कैसे बनेगा आपके अंदर, कोई जरूर नहीं कि हर टैलेंट स्किल सिर्फ पढ़ने लिखने से बनता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे ही नहीं है, फिर भी वो कंट्री को चला रहे हैं, लीड कर रहे हैं कंट्री को, तो जरूरी नहीं है। या फिर बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन में हैं, ठीक है, या बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं बहुत सारे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, स्टिल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सोर्सेज क्या क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे आपको खर्चा करना पड़ेगा। तपस मजुमदार कमेटी ने कहा था कि कम से कम 6% जो है वो जीडीपी में आपको खर्च करना पड़ेगा, रेकमेंड किया था। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, भैया अगर अनहेल्दी कंट्री टेंड्स टू पुअर, पुअर कंट्री टेंड्स टू बी अनहेल्दी। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो आपके अंदर जो भी टैलेंट, जो भी स्किल्स है वो इररेलेवेंट हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। मैं कितना अच्छा पढ़ाता, सही मेरी तबीयत खराब अगर हो गई तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, लेबर की प्रोडक्टिविटी घट जाएगी अगर उसकी तबीयत खराब है तो। अब इसके लिए जो हेल्थ है उसमें 3 पॉइंट है, प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन, सोशल मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब वैक्सीनेशन, टीका लगा दिया जाता है, बीमारी को रोक लिया जाता है, जैसे कोविड का हो गया, हेपेटाइटिस बी का हो गया। क्यूरेटिव मेडिसिन का मतलब क्या है क्लास, जब आप बीमार पड़ते हो तो आपको क्योर करने के लिए जो दवाई दी जाती है। और सोशल मेडिसिन क्या है क्लास, हेल्थ लिटरेसी को स्प्रेड करने के लिए होता है कि भी हाथ अपना धोते रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मलेरिया के लिए कहीं पानी इकट्ठा ना होने दे। एक और है अगर जो आपके टैलेंट स्किल्स को बढ़ाता है, वो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। वर्कर को ट्रेनिंग दो ताकि वो अच्छे से परफॉर्म करे, उसका ह्यूमन टैलेंट जो है, स्किल्स है, वो डेवलप होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको आपके स्टेट में तरक्की नहीं मिल रही है तो आप किसी दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर जाते हैं। तो वहां पे जाने से पहले आपको 2 चीज देखने की, वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है। क्योंकि आपको ऐसा हो सकता है कि इंडिया में कोई 50,000 कमा रहा है तो दुबई में उसकी सैलरी 2 लाख हो, ब्रिटेन में उसकी सैलरी 4 लाख हो, लेकिन आप ब्रिटेन में और दुबई में खर्चे भी देखो कितने। यहाँ पे अगर रोटी आपको दुकान में 5 रुपए की मिल रही है, 10 रुपए की मिल रही है, तो वहां रोटी आपको 70 और 80 रुपए की मिलेगी। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कॉस्ट कितना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, वो देख के आप माइग्रेट कर सकते हो। तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो अपना टैलेंट स्किल का यूज करने। एक्सपेंडिचर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। आप आज अगर कोई कोचिंग लेते हो, कोई इंस्टीट्यूट में जाते हो, किसी कॉलेज में जाते हो, तो पहले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी कलेक्ट करते हो। ये भी एक तरीके का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। पूरा कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद ही आप कहीं पे जाके नाम लिखवाते हो, कहीं पे जाके काम करते हो। इवन जॉब मार्केट में भी आप देखते हो कहाँ पे सबसे अच्छी नौकरी अवेलेबल है हाई सैलरी पे, अब वहाँ पे जाते हो काम करने के लिए। यू हैव वेराइटी ऑफ ऑप्शन, यू हैव टू एनालाइज दैट ऑप्शन, यू हैव टू क्लास ग्रैब दीज इंफॉर्मेशन। ये कुछ एमसीक्यू के लिए ज्ञान की बातें हैं तुम्हारी। रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हेल्थ का है वो क्या है, आईसीएमआर, फुल फॉर्म ध्यान रखना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके अलावा रेगुलेटरी अथॉरिटी इन एजुकेशन क्या है, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इंपोर्टेंस या रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का बेनिफिट क्या है, रोल क्या है, आपके टैलेंट, आपके स्किल का फायदा क्या है? तो सबसे पहला फायदा एफिशिएंसी बढ़ाता है। टैलेंट और स्किल्स एफिशिएंसी बढ़ाएगा फिजिकल कैपिटल की। अगर मैं एक अच्छा पायलट हूं तो मैं जहाज की अच्छे से केयर कर पाऊंगा, अच्छा ड्राइवर हूं तो मैं गाड़ी की अच्छे से केयर कर पाऊंगा। ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल की अच्छी केयर कर पाता है। ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन वर्क इन्वायरमेंट। जिसके पास टैलेंट स्किल्स होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव बात नहीं करता, सोचता मैं कैसे कर सकता हूं, कैसे पॉसिबल होगा, क्या ट्राई करें, वो इस चीज से सोचता है। rather than वो बचने की नहीं सोचेगा, मैं कैसे बचूं इस चीज से, नहीं कैसे करूं इस चीज को। इक्विटी और पार्टिसिपेशन बढ़ाता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपको टैलेंट स्किल के साथ पैसा भी देता है, अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड भी देता है, जिससे आप क्लास इकोनॉमी की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्रोडक्शन कंजप्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अच्छे अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल में अपने बच्चों का एडमिशन, दाखिला या नाम लिखवा सकते हो। इवन आप फ्लाइट्स ले सकते हो, और भी जो भी फैसिलिटी देश के अंदर आ रही है उनको आप ले सकते हो, इक्विटी हासिल कर सकते हो। नए नए इन्वेंशंस और पुरानी चीजों में इनोवेशंस भी कर सकते हो टैलेंट स्किल्स के थ्रू। इनकम बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आप पैसा कमाओगे तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाएगा, और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। ऐसा माना गया है कि पढ़े लिखे लोगों में जो फैमिलीज होती है वो छोटी होती हैं, और मेल फीमेल का भेदभाव भी वो लोग नहीं करते। प्रॉब्लम्स क्या है सर, जब इतने बेनिफिट हैं तो प्रॉब्लम क्या है, गरीबी है ना।
गरीबी इतनी है कि लोग पढ़ने लिखने जा ही नहीं सकते, अपने खेतों में ही काम करते हैं। आप सब लोग जो है वो ब्लेस्ड हो कि आप सारे के सारों को पढ़ने का मौका दिया गया है, आपके माँ बाप को पढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने का पैसा नहीं है। सरकार उनको फ्री में भी पढ़ाती है तो वो सोचते अगर हम पढ़ने जाएंगे तो नौकरी कौन करेगा, खाएंगे क्या, तो वो कमाने जाते हैं ना कि पढ़ने जाते हैं। पेट तो सबसे पहले है। तो रिसोर्सेज इनसफिशिएंट है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, ब्रेन ड्रेन भी हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है। लोग पढ़ लिख के समझदार हो जाते हैं, सरकारी स्कूल में सरकारी फैसिलिटीज़ को लेके पढ़ लिख तो लेते हैं और फिर वो बाहर कंट्री में भाग जाते हैं। ब्रेन ड्रेन, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, चार्ट अकाउंटेंट्स, बिजनेस टाइकून्स, वो सब क्या करते हैं, बाहर कंट्री में भाग जाते हैं। लेस एक्सपेंस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कम पैसा खर्च होता है। गर्ल्स के एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते, करते हैं लेकिन फिर भी अब लोग प्रमोट नहीं करते, सरकार तो कर रही है। सरकारी स्कूल की हालत बहुत खराब है, सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं आते, बच्चे आते हैं टीचर नहीं आते। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे बेरोजगार जो है वो भी बहुत सारे हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अब हमारी कंट्री में पढ़ने लिखने के बाद भी काम नहीं मिलता तो लोग क्यों ही पढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल एक शॉर्ट टर्म मेजर है, ह्यूमन डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म मेजर। आपको पढ़ा लिखाया इसलिए जा रहा है ताकि आप एग्जाम पास कर जाओ, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। लेकिन आप डेवलप कर जाओ। अब अमीर लोग तो नौकरी नहीं करेंगे ना, देश में कितने सारे लोग अमीर हैं, मान लो 1-2% देश के लोग जो हैं वो पूरे अमीर हैं, लेकिन अब उनके बच्चे भी तो स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है। ऐसे बहुत सारी वीडियोस आप लोग देखते हो जहाँ कहते हो भाई ले डैश कर दिया तेरी एजुकेशन पे, ले चाय वाले ने ये कर दिया और उसने ये कर दिया। भैया एक चाय वाला अगर मान लो डॉली चाय वाला है, ठीक है, अगर वो एक चाय वाला है, वो लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है, वो विदेशों में घूम रहा है, महंगे फोन चला रहा है, असिस्टेंट रख रहा है, तो वो एक है। तो आप उसको मत देखो कि वो एक सबको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। लाखों चाय वाले हैं, करोड़ों चाय वाले हैं, लेकिन वो एक तरक्की कर गया, इसका मतलब नहीं कि आप वही समझ जाओ कि पढ़ाई लिखाई का कोई वैल्यू नहीं है। या फिर आपने देखा होगा सर वीडियो में ठेली वाला है, कितने का एक दिन के कितने बेचता है, कितने कमा लेता है, वो मतलब एक दिन में आप 10,000 कमा लेते हो पर डे का, तो महीने का आप 3 लाख रुपए कमा रहे हो, और पढ़ा लिखा इंसान महीने का 50,000 60,000 कमा रहा है। लेकिन दोनों के काम में बहुत डिफरेंस है। तो आप इसको ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि पढ़ने लिखने क्या फायदा हुआ। जरूरी हर पढ़ा लिखा इंसान हर अनपढ़ इंसान से ज्यादा कमाता है। पढ़ाई लिखाई सिर्फ कमाने के लिए होता ही नहीं है। हाँ ऑब्वियसली ज्यादा कमा रहा है, बेटर एडवांटेज ले रहा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई से एक बेटर ह्यूमन आप क्रिएट करते हो, एक अच्छा सभ्य इंसान बनता है, सही क्या है गलत क्या है समझ आता है उसको। बहुत बेनिफिट है पढ़ाई के, सिर्फ पैसा कमाना मेन मोटो नहीं है। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई जो है ना आपके ह्यूमन नेचर, ह्यूमन को डेवलप करेगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट, उसके अंदर ही सब कुछ आ जाता है। पढ़ाई भी वो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाता है। So human capital, human development are related concept, but there is a clear difference between them. Human capital consider करता है education और health to increase the labor productivity. Health और education दे रहे हैं productivity को बढ़ाने के लिए। बहुत narrow concept है, narrow सोच है, लेकिन human beings को सिर्फ वो higher productivity का माध्यम समझ रहे हैं जो human capital है। लेकिन investment in education और health is unproductive if does not get out enhance the output of the goods and services. ये कहते हैं पढ़ाई लिखाई बेकार है, अगर हमारा बच्चा अगर मान लो अच्छा पैसा नहीं कमा रहा तो पढ़ाई लिखाई बेकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द आइडिया बेस्ड ऑन दैट एजुकेशन और हेल्थ आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग वेल-बीइंग, बिकॉज ओनली व्हेन पीपल हैव एबिलिटी टू रीड एंड राइट लीड टू लॉन्ग और हेल्दी लाइफ। अच्छी और हेल्दी लाइफ तभी जी पाओगे जब आप समझदार पढ़े लिखे होगे। इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट व्हिच कंसीडर ह्यूमन बीइंग एज अ एंड इन देमसेल्फ। वो खुद में रिसोर्सेस हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट अकर व्हेन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया या कंट्री वर एजुकेटेड और हेल्दी, तब वो होगा ह्यूमन डेवलपमेंट। एजुकेशन सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी अच्छा नहीं है, सरकार को और अच्छे पैसे खर्च करने चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स को रेगुलेट करना चाहिए और वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना चाहिए, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए कि भाई महिलाएं अगर बच्चियां जो पढ़ेंगी ना तभी आगे बढ़ेंगी। और अभी कई सारी जगह क्या होता है, बच्चों को काम करने नहीं दिया था, पढ़ लिख लेती है वो लेकिन काम नहीं करने देता, फिर भी दिक्कत है। वो पढ़ लिख के फायदा ही क्या है कि जब काम ही नहीं कर रही, कुछ रिसोर्सेज कुछ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही, तब भी कोई फायदा नहीं है। और फिर भूल जाओगे आप सारी पढ़ाई लिखाई अगर कंटिन्यू यूज में लेके नहीं जाओगे तो। प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इन 2009 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड राइट टू एजुकेशन एक्ट, जहां से 6 से 14 साल के बच्चों को कंपल्सरी है फ्री एजुकेशन देना, और वो एक फंडामेंटल राइट बना दिया सरकार ने 2009 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2% का सेस चार्ज करती है। सेस जो होता है वो टैक्स पे टैक्स, सेस क्या बोलते हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स। मान लो मेरा टैक्स आया 2 लाख रुपए, मुझे इसका फिर 2% जो है 4,000 रुपए सरकार को देना पड़ेगा। ऑन द ऑल यूनियन टैक्सेस टू स्प्रेड ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सरकार जो है वो 2% का एजुकेशन सेस लेती है। गवर्नमेंट सैंक्शन अ लार्ज आउटले फॉर द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड न्यू लोन स्कीम, सरकार बहुत सारे लोन स्कीम भी पास करती है ताकि लोग कहीं बाहर जाए ना तो पढ़ लिख सकें।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें, ये लॉन्च हुआ 2001-2002 में। पार्टनरशिप था स्टेट गवर्नमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, और जिस प्रोग्राम का मेन था सर्व शिक्षा अभियान का वो था एलिमेंट्री एजुकेशन को हर बच्चे तक पहुंचाना, 6 से लेकर 14 साल के बच्चे तक। हर बच्चा कम से कम 5वीं तक तो पढ़ा ही पढ़ा हो, इसको बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान। 2001-2002 डेट याद रखना। अब इस पूरे चैप्टर में जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, वो क्या है? एजुकेशन कमीशन रेकमेंड करता है 6% जीडीपी, कब? 1964-1966। तपस मजूमदार कमेटी 1999 में क्लास जो है वो अपॉइंट किया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो फ्री एजुकेशन देता है, फंडामेंटल राइट बनाता है उसको 2009 में। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसके अलावा एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। फुल फॉर्म ध्यान रखना। विच 5 ईयर प्लान, किस 5 ईयर प्लान ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज किया था? 7th 5 ईयर प्लान ने। एजुकेशन सेस कितना है? 2% है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन कब लेके आया गया? 2015 के अंदर। लॉन्च सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन कर दिया, फंडामेंटल राइट और कंपलसरी एजुकेशन किया गया 2001 में। इंडिया पोलियो फ्री डिक्लेयर हो गया 2014 में, ठीक है। 27 मार्च को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इंडिया को पोलियो फ्री नेशन डिक्लेयर कर दिया कि भैया अब इस कंट्री में तो पोलियो है ही नहीं, ठीक है। चलो, तो फाइनली हमने रिवीजन कर लिया आज 4 चैप्टर का, अभी 2 का कर लिया, सुबह कर ले 2 का। आप इसे अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज कमेंट करा करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी जरूरत पड़ती है, बहुत मेहनत हो रही है इस टाइम। शाम को 7 बजे मिलते हैं इसके PYQ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। रात को 9 बजे इसके MCQ कर लेंगे।